हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग स्टेटिस्टिक्स पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में आप लोग बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग का सीटेट के अकॉर्डिंग रहने वाला है। आज चूंकि सीटेट जुलाई 2025 में होना है तय है, नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द अब जारी हो सकता है। कभी भी इस मंथ के बाद, मार्च के बाद, अप्रैल में किसी भी वीक में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसलिए जो भी लोग सीटेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए खास वीडियो रहने वाला है। क्योंकि ये वीडियो ईवीएस को लेकर के काफी एनसीईआरटी को देखने के बाद, एनसीईआरटी को गहन अध्ययन करने के बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। इसमें ये तो हम अपने जो ऑफलाइन संस्थान चलता है उसमें टेस्ट लिए थे, इसी का हम उसी का एनालिसिस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को तोड़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने इस भाई के लिए इतना जरूर कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें 30 क्वेश्चन का हम लोग लेंगे, 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन काफी आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। ये हमारा मॉक टेस्ट पहला है। इसके बाद जो का प्रत्येक सप्ताह पर एक एक मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। हो सकता है तो हम आपको कल या नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ का मॉक टेस्ट आपको दे सकते हैं। वहां पर उसका सॉल्यूशन 15 नंबर पेडागोजी और 15 नंबर का जो कंटेंट होता है उसको लेकर के आपके समक्ष आने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इसे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हम जिस तरह से क्वेश्चन वहां से लिए थे अपने टेस्ट में, यानी कि अपने एग्जाम में जो स्टूडेंट को दिए थे, सेम वही क्वेश्चन है आपके पास, उसी को हम यहाँ पर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि स्पष्ट दिख रहा होगा आप लोगों को भी। थोड़ा सा अगर देखने में थोड़ा सा कोई कठिनाई हो रही तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, स्पष्ट दिख रहा होगा। इसे पहला क्वेश्चन है सेट नंबर, जलीय पौधा निम्नलिखित में से कौन सी अनुकूलन विशेषता प्रदर्शित करती है? आपको पता है मेरे भाई कि क्षेत्रीय आधार पर पौधे 4 प्रकार के होते हैं। क्षेत्रीय आधार पर पौधे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो आपको पता है, जलोद्भिद, मरोद्भिद, समोद्भिद और लग्नोद्भिद। ये 4 प्रकार के पौधे होते हैं क्षेत्रीय आधार पर। इसमें सबकी अपनी अपनी विशेषता है। जलोद्भिद की अलग विशेषता, मरोद्भिद की अलग विशेषता, समोद्भिद की अलग विशेषता और लग्नोद्भिद की अलग विशेषता है। जलोद्भिद पौधे के क्या होते हैं? इसके पत्ते विच्छेदित होते हैं, है ना, कटे फटे होते हैं इसके पत्ते। देखे होंगे आप लोग, आपके घर के अगर आसपास में कोई सा पोखर हो या तालाब, उसमें जो पौधे होते हैं उसके पत्ते कैसे होते हैं? कटे फटे होते हैं। और इसके पत्ते कैसे होते हैं? इसके पत्ते पर मोम की परत जैसी परत चढ़ी होती है, मोम जैसी, ताकि उस पर कोई पानी पड़ता तो आराम से छिचल जाता है। ठीक है, मरुद्भिद ये मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं। समोद्भिद ये स्थलीय पौधे, ऐसे जहां पर समतलीय पौधे हैं, यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि जो खेती बाड़ी में जो किया जाता है उसमें उस प्रकार के पौधे। लघुद्भिद ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे, जैसे समुद्र किनारे में हो गया, मैंग्रोव वन, वहां पर इस प्रकार के लवण पाए जाते हैं। इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो साल्ट मार्श है। साल्ट मार्श सबसे अच्छा इसका उदाहरण है। लघुद्भिद पौधे का साल्ट मार्श सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इसी तरह से हम हर एक क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिएगा, ताकि कुछ जो चीज आपको नया लगे आप लोग नोट डाउन जरूर करके देखिएगा। ठीक है, इसका सही से क्या हो जाएगा? काष्ठ उत्तकों की अच्छी मात्रा नहीं, जड़ों की अच्छी प्रणाली बिल्कुल नहीं, इसकी जड़ें बहुत छोटी होती है ना। काष्ठ उत्तकों की अच्छी मात्रा नहीं, विच्छेदित पत्ते, इसका सही से क्या हो जाएगा? इसके जो पत्ते होते हैं विच्छेदित होते हैं। इसके पत्ते कैसे होते हैं? विच्छेदित होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के द्वारा, इसके द्वारा आपदा प्रबंधन के द्वारा आपदा को कम किए जाने का उपाय क्या है? मान लीजिए कि कोई भी आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा हो या मानव निर्मित आपदा हो। क्यों यहाँ तो प्राकृतिक आपदा की बात की गई कि इसके प्रबंधन के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? आपदा प्रबंधन के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? चेतावनी की तुरंत प्रचार प्रसार, बिल्कुल सही बात है कि चेतावनी की तुरंत प्रचार प्रसार करनी चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले कोरोना आया था, है ना, कोरोना भी क्या थी? वो प्राकृतिक आपदा थी। वो जब कोरोना आया उसका प्रचार प्रसार तुरंत किया गया। आपातकालीन सुरक्षित शरण स्थलों का निर्माण, यानी कि वहां पर जो कोविड जिनको होता था
तो क्वारंटाइन किया जाता था, है ना, तो उसके लिए सेंटर बनाया गया था। तो उसको यानी कि स्थलों का निर्माण करना, खाद्यान्न, पेयजल, आवश्यक आपातकालीन दवाओं की सुरक्षित भंडारण। उस समय जो दवाएं थी हम लोग बाहर बाहर देश को ही भेज रहे थे, तो यानी सभी, इसका सही आंसर तीनों हो जाएगा ABC। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी सही इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज को देखेंगे, समझेंगे अच्छा से। निम्नलिखित में से किन पशुओं में देखने और सुनने में सूंघने की क्षमता सबसे अधिक होती है? क्या बाज में, क्या डॉल्फिन में, क्या गिद्ध में, या क्या चीते में? इसका सही आंसर होगा चीता। ठीक है, इसमें ऐसा, ये बिल्ली प्रजाति का है ना, बाज से मिलता जुलता इसमें कुछ न कुछ फंक्शन होती है। ठीक है, बाज और गिद्ध, चील, बाज और गिद्ध, ये दृष्टि वाले हैं, तेज दृष्टि वाले जीव हैं, पक्षी हैं। डॉल्फिन ये मीठे पानी में पाए जाने वाला पशु है ना। यहाँ पर गंगा, जो हम लोग के यहाँ पर बिहार में देखने को मिलता है, इसको सोच के नाम से भी जाना जाता है। सोच के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग नदी किनारे, हम लोग के नदी खड़े, वहां पर जो पहले आता था बाढ़ के समय में, ये पलटता था, कहा जाता है सोच उलट रहा है। ठीक है, इसका नाम वैसे गंगे डॉल्फिन है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। किसकी? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। जल की प्रदूषण को मापने के लिए BOD का प्रयोग किया जाता है। BOD क्या हुआ? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की मात्रा, यानी कि ऑक्सीजन का डिमांड अगर बढ़ता है तो जल प्रदूषण अधिक होता है। वायु प्रदूषण के लिए बहुत सारे इसका प्रयोग अधिक अलग अलग चीजों के लिए अलग, जैसे किसी ओजोन की परत मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रदूषण में बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, जैसे धुंध को मापने के लिए अलग किया जाता है, वायु को मापने के लिए अलग किया जाता है। ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मापने के लिए अलग प्रयोग किया जाता है। तो ये वायु प्रदूषण के बहुत सारे मापक होते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका सेंसर क्या हो जाएगा? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीजों का अनुकरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? अब देखिए, बीजों का अनुकरण हम समझते हैं कि बीज के अनुकरण के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। वहां पर सबसे पहले जो होता है नमी, ये नमी आवश्यक है। उसके बाद वायु का भी होना जरूरी है। ठीक है, वायु का होना भी जरूरी है। साथ ही साथ जो मध्यम ताप होता है ना, थोड़ा सा तापमान होना भी जरूरी है। कह सकते हैं इसको तापमान निम्न तापमान, यानी कि मध्यम, जो भी कहिए, छोटा ज्यादा तापमान नहीं भी रहेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे समझिएगा कि जैसे चना देते हैं हम लोग फूलने के लिए, चना देते हैं फूलने के लिए, तो उसको अगर किसी कपड़ा में दे दिया जाता है तो उसको हल्का सा गर्माहट महसूस होती है। ठीक है ना, और उसमें उसको भिगा दिया जाता है तो नमी आ जाती है, तो उसमें और सूती कपड़ा में उसको लपेटा जाता है, तो उसमें नमी भी चाहिए, वायु भी चाहिए और तापमान भी चाहिए। लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश नहीं भी मिलेगा फिर भी वो बीज अंकुरित हो सकता है। आप घर में भी बीज को अंकुरित कर सकते हैं, लेकिन पेड़ बड़ा नहीं हो सकता। पेड़ बड़ा सूर्य के प्रकाश से बिना नहीं हो सकता, लेकिन अंकुरित हो सकता है सूर्य के प्रकाश से बिना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए। जैसे भोजन में जो पोषक तत्व पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के, सेब में अलग पाए जाते हैं, पपीता में अलग, जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पोषक तत्व पाया जाता है। वही कह रहा है कि पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें क्या अवश्य करना चाहिए। फलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना चाहिए? बिल्कुल नहीं, फल और सब्जी को काटने से पहले धोना चाहिए, ना कि काटने के बाद धोना चाहिए। भोजन को अधिक देर तक पकाना चाहिए? भोजन को अधिक देर तक पकाएंगे तो इसमें जो उपस्थित पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाएगा। पोषक तत्व क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगर अधिक उसको पका देंगे तो पोषक तत्व क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। जैसे देखिए चावल ही बनाते हैं, चावल को अधिक गीला कर देते हैं तो खाने में अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। ठीक उसी प्रकार किसी भी चीज को अगर अधिक पका देते हैं तो उसका पोषक तत्व क्या होता है? सारा नष्ट हो जाता है। चावल तथा अनाजों को ढेर सारा पानी से धोना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसमें जो अगर चावल को हम लोग धोते हैं तो उसका जो उसमें पोषक तत्व है, जैसे दाल को धोते हैं तो उसमें जो उपस्थित पोषक तत्व है उसके साथ पानी, उसमें जो जिस हिस्से धोते हैं पानी से धोते हैं तो पानी के साथ वो भी बह जाता है, उसका पोषक तत्व भी बह जाता है। इसलिए धोना ज्यादा पानी से नहीं धोना चाहिए, एक बार दो बार धोना चाहिए, ज्यादा पानी से नहीं धोना चाहिए।
चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से सभी हम कोई नहीं करना है ना, इसमें से आपसे पूछा क्या क्या करना चाहिए, इसमें से आपको कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक मानव शरीर द्वारा पचाया व अवशोषित नहीं किया जा सकता है, अवशोषित नहीं किया जा सकता है। क्या हम वसा को पचाते हैं, बिल्कुल सर पचा लेते हैं। क्या प्रोटीन को पचाते हैं, तो बिल्कुल पचा लेते हैं। रेनिन नामक जो रेनिन होता है, ठीक है ना, इसका भी पाचन करते हैं। सुक्रोज जो ग्लूकोज होता है, इसका भी पाचन करते हैं। लेकिन सेलुलोज, इसका पाचन हम लोग नहीं करते, मनुष्य इसका पाचन नहीं करता। मानव शरीर पूछ रहा है, सेलुलोज का पाचन आपको जीव का यानी कि पशु करता है। सेलुलोज किसमें पाया था, पशु में पाया जाता है। ठीक है ना, सेलुलोज किसमें पाया था, पशु में पाया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज हम लोग इसका पाचन नहीं कर पाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है मेरे दोस्त, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। और जो भी हमारे चैनल पर नए लोग आते हैं उनसे खासा रिक्वेस्ट कि अपने इस भाई के लिए और अपने लिए, अपनी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं। निश्चित समय पर क्या होता है, अपने पंख को खो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या शीत स्वाप कहलाती है, क्या झंकारना कहलाती है, क्या झारना कहलाती है, या छिलना कहलाती है। तो ये इसको इंग्लिश में कहा जाता है मोल्टिंग। क्या कहा था इसको, मोल्टिंग यानी कि झारना। देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झारना हो जाएगा। कि सभी पक्षी एक निश्चित समय पर अपना पंख गिराते रहता है ना, तब ना मोर का पंख गिरता है, तब ना मोर का पंख बेचा भी जाता है। हालांकि पक्षियों को पकड़ करके भी उसका पंख, जो सुंदर सुंदर पंख होते हैं, उसको बेचने के लिए पकड़ के, लेकिन आप देखिएगा कि आपके आसपास पक्षियों के पंख गिरे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मोल्टिंग कहलाता है, यानी कि झारना कहलाता है। अपना पंख वो झाड़ लेता है। अगला क्वेश्चन होता है, आपदा के बाद शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं। यह है यानी कि अपने क्षेत्र को जो वापस लौटते हैं, जब भी कोई, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गया, हम लोग उत्तर बिहार में हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ पर बाढ़ की समस्या महत्वपूर्ण होती है। तो बाढ़ आ जाता है तो ऊंचे ऊंचे स्थान पर लोग चले जाते हैं। फिर से जब बाढ़ समाप्त हो जाती है, तो फिर से जब लोग आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्या विस्थापन कहलाता, नहीं। अगर आपदा के समय में अगर लोग अपने यहां से दूसरे यहां जाते हैं, तो वो कहलाता है विस्थापन। क्या प्रत्यावर्तन कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है, अप्रवास कहलाता है। अप्रवास में जब बाहर जाएंगे तब प्रवास हो जाएगा, स्थानांतरण नहीं होगा। ये प्रत्यावर्तन कहलाता है, यानी कि अब फिर से परिवर्तन कर लिया, वहां गया था वहां से फिर आ गया, इसका सेंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्तन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। अच्छा से चलिए, अब कोचमपल्ली हमारे देश की एक राज्य का जिला है। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में स्थित है, क्या यह बिहार में स्थित है, नहीं मेरे भाई। बिहार के लिए क्या प्रसिद्ध है, आपको पता होगा, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग बिहार में प्रचलित है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां पर है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां पर है। तमिलनाडु, इसका आंसर तमिलनाडु भी नहीं हो, तमिलनाडु की राजधानी कहां पर है, तेलंगाना। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि आंध्र प्रदेश होगा, नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। अगर आंध्र प्रदेश की राजधानी अब बदल चुकी है, लेकिन आंध्र प्रदेश से टूट करके बना एक राज्य है तेलंगाना, है ना, ये तेलंगाना में पाया जाता है। जो पोचमपल्ली है वो तेलंगाना, पहले था आंध्र प्रदेश में, लेकिन अब कहां पर, अब तेलंगाना में हो जाता है। ठीक है, अगर तेलंगाना ऑप्शन में नहीं रहे तो आप आंध्र प्रदेश के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर तेलंगाना है तो आप तेलंगाना के साथ चलेंगे। ठीक है, तो पोचमपल्ली है, यहाँ पर रंग, पोचमपल्ली क्या है, एक कला है। पोचमपल्ली क्या है, कला है। वहां पर उसमें साड़ियों पर रंग बिरंगी कढ़ाई की जाती है ना, रंग बिरंगी साड़ियां विशेष प्रकार की बुनाई के लिए, है ना, कढ़ाई यानी कि हाथ से बुना जाता है, इसके लिए प्रचलित है। बिहार में क्या प्रचलित है, तो मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, इसका सेंस क्या, तेलंगाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आजकल लोग अधिक व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग करने लगे हैं, अधिक व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग करने लगे हैं। निम्नलिखित में से इस गतिविधि का प्रभाव कौन सा होगा, यानी कि हम लोग थोड़ा सा भी दूर जाते हैं तो इसके लिए मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं। तो यही पूछ रहा है कि इस गतिविधि का प्रभाव कौन सा होगा। हवा में छोटे छोटे कणों में बढ़ोतरी होगी, बिल्कुल सही बात है।
प्राकृतिक संसाधनों की कमी होगी, बिल्कुल सही बात है। कैसे प्राकृतिक संसाधनों की कमी कैसे होगी? क्योंकि अगर हम मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, बाइक पर चल रहे हैं, तो उसमें पेट्रोल लगता है। तो अगर हम थोड़ा दूर दूर के लिए अगर पेट्रोल बाइक का प्रयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है पेट्रोल लगेगा। संसाधन हो चुकी है, वो संसाधन लिमिट है, तो संसाधन कम हो जाएगा। अगला है ध्वनि के स्तर में बढ़ोतरी। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए, आप दिन में देखते होंगे कि बहुत सारे आपके, अगर आपका घर पे क्या कहते हैं, अगर शहर के किनारे हो, शहर के आसपास बसा हो, तो आप देखिए कि भर दिन सीटी की आवाज आपको सुनाई देती रहती है ना। तो ध्वनि की स्तर में बढ़ोतरी हो रहा है। चलिए उपयुक्त सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ओजोन छिद्र का पता कहां लगा, कहां पर चला है? ओजोन छिद्र का पता कहां पर चला है? ये अंटार्कटिका पर पता चला है। ठीक है, कहां पर? अंटार्कटिका पर 1985 में। ठीक है ना, 1985 में ये खोजा गया था अंटार्कटिका पर। ठीक है ना, अंटार्कटिका पर ये खोजा गया था। अच्छा बताइएगा, कुछ देर पहले हम आपको बताए हैं कि ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, ओजोन की परत की मोटाई मापने का लिए, की मोटाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? इसका जवाब आप लोग हमको जरूर बताइएगा कि ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका जवाब कुछ देर पहले आपको बताया है। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आपका मेमोरी पावर कितना अच्छा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के किस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं? वायुमंडल के किस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं? आपको पता होगा मेरे भाई कि वायुमंडल के 5 परत है। वायुमंडल के 5 परत है। ठीक है, वायुमंडल के 5 परत हैं। ठीक है, इसको अभी बता रहे हैं आपको, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे जो नीचे होता है वो होता है क्षोभ मंडल। सबसे जो नीचे होता है वो क्या होता है? वो होता है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्या होता है वो? क्षोभ मंडल। उसके होता है समताप मंडल। समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल, समताप मंडल। ठीक है, उसका होता है मध्य मंडल। क्या होता है? मध्य मंडल। ठीक है, मंडल। उसके होता है ताप मंडल। ठीक है, ताप मंडल। उसके होता है बहिर्मंडल। ठीक है, कौन सा? बहिर्मंडल। तो ये 5 मंडल होते हैं। ठीक है, ये वायुमंडल के 5 मंडल होते हैं। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है ये क्षोभ मंडल में घटित होता है। एरोप्लेन सब समताप मंडल में उड़ता है। और ये जो उल्का पिंड आती है, उल्का पिंड गिरते आप लोग देखे होंगे, जिसको देखकर कहा जाता है कि कोई विश मांगो तो पूरा हो जाता है। क्या ये सच्चाई है? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग क्या क्या विश मांगे हैं, क्या आपकी विश पूरी हुई है ऐसी? ठीक है, जैसे देखिए उल्का पिंड कोई हमारा ब्रह्मांड है, हमारा सौर मंडल है, उसमें बहुत सारे उल्का पिंड अपनी गति करते रहते हैं, सूर्य का परिक्रमा करते रहते हैं। तो कुछ कुछ टूट करके कभी कभी गिरता है ना, कभी टूट कर क्या होता है? गिरता है। तो वो जो गिरता है, जिस करके आते आते अगर हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाए, हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाए, बात है हमको भारी नुकसान पहुंचाएगा। इसके लिए यहाँ आते आते घर्षित होते होते मध्य मंडल में ही अपना ये दम तोड़ देता है। कौन? उल्का पिंड, है ना। उल्का पिंड कहाँ आते आते? तो ये मध्य मंडल में आते आते समताप मंडल में ओजोन अभी पढ़ाया आपको, ओजोन है ना, ये ओजोन यहीं पर पाया जाता है। और ये सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी विकिरण, इससे भी रक्षा कम करता है ओजोन। ठीक है, क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसमी क्रियाएं होती है, जैसे वर्षा होना, बादल, ये सब किसमें पाया जाएगा? क्षोभ मंडल में पाया जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य मंडल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य मंडल। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी दुर्घटना को घटित होने का वर्ष है, यह आपको दिसंबर 1984 में घटित हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकला था, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है ना, MIC, ये गैस यहाँ पर रिसाव हुआ था, भारी नुकसान हुआ था। अभी भी वहां पर इसका प्रभाव दिखता है, काफी लोग विकलांग होते हैं यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए
ये मैथ टाइप का क्वेश्चन आपको लगभग हर एक एग्जाम में एक नंबर का पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग अभी हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है कि कोई लड़का दिल्ली से पटना जाने के लिए 4 जून 2024 को रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे दिल्ली से चली और 6 जून को 2024 को 4:30 पटना पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी। मेरे भाई इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद ज्योतिष पर उपलब्ध रहेगा, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अच्छा से एक बार खुद से बना सकते हैं। देखिए क्या कहा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो हमेशा क्या कीजिएगा कि डेट लिखिए। पहली डेट कितनी तारीख है तो 4 जून है, तो 4 जून हम लिखते हैं, ठीक है 4 जून। दूसरा तारीख है कितना 6 जून, तो मतलब 5 जून भी हुआ होगा और 6 जून भी, ठीक है। अब देखिए कि 4 जून को रेलगाड़ी कितना देर चली है, खुली कितना बजे 22:30। एक दिन में 24 घंटा होता है, 22 मतलब 10 बज रहा है रात का, आधा घंटा और दे देंगे, किसमें कितना जाएगा 11 बज जाएगा, 11 के बाद 1 घंटा। 4 जून को ये 1.5 घंटा ट्रेन चल रही है। कितना घंटा 1.5 घंटा ट्रेन चल रही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसके बाद 5 जून को तो पूरा पूरी 24 घंटा चलेगा, 5 बजे यानी कि 5 तारीख को कितना पूरा पूरी 24 घंटा ट्रेन चलेगी, ठीक है। अब देखिए 6 जून को ये पहुंच कितना बजे रहा तो 4:30 में, तो 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट हुआ। इसको जोड़ लीजिए, कुल समय यानी कि आपको पता चल जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 60 मिनट। अब देखिए इसका जोड़ अलग होता है, अगर 60 मिनट में जोड़ करके हो जाएगा तो आपका 1 घंटा हो जाता है। तो जब 60 मिनट के बाद जितना भी लिखा है उसको लिखेंगे और जो 60 वाला होगा उसको 1 घंटा इधर कैरी कर देंगे, ठीक है। 30 60 होगा तो इसको 0 लिख देते हैं। कैरी 1 था इधर, तो यहाँ पर 1 1 2 4 2 4 6 4 10 का 0 हासिल 1 2 1 3, यानी कि कुल कितना समय लगा 30 घंटा हमको समय लगा है आपको पटना से लेकर के सॉरी दिल्ली से लेकर के पटना आने में 30 घंटा। अच्छा उसके बाद देखिए कि आपके पास दिया गया दूरी कितना किलोमीटर, दूरी है आपको 1145 किलोमीटर। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा औसत चाल, लगभग में औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना 1145 किलोमीटर और समय कितना है 30, ठीक है। देखिए 5 से 5 30, 5 दूनी 10, 1 14, 5 दूनी 10, फिर 45 9 25 45, ठीक है। अब इसको भाग करते हैं तो 36 का 18, फिर हो जाएगा आपको फिर 18 4 22 49, 8 6 48 दशमलव, फिर 1 पर यानी कि 0 हो जाएगा, 6 एकम 6। अब देखिए ना यहाँ पर 38 कहां पर है, 38 यहाँ पर 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग इसका मान इसका आंसर कितना हो जाएगा 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर है कि तापीय प्रदूषण का प्रभाव क्या है। इसका तापीय प्रदूषण का प्रभाव क्या है। ओजोन गैस रक्षक परत का क्षय, यानी कि तापीय प्रदूषण क्या है मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तापीय प्रदूषण मतलब क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओजोन गैस की जो रक्षक परत है उसका क्षय हो रहा है। बिल्कुल ये ग्लोबल वार्मिंग ओजोन परत को क्षय कर रहा है। प्राकृतिक प्रकोपों में वृद्धि, यानी कि जो वर्षा कम होना, इस सब का पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी, यानी कि उपयुक्त सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अनुसार ईवीएस को एक संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाने का अर्थ है विद्यार्थियों के समूह में। नहीं, संयुक्त रूप कहने का मतलब क्या हो गया कि ईवीएस इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। ईवीएस क्या है, ईवीएस इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें साइंस और जो एसएसटी है इसको मिला करके पढ़ाया जाता है। आपको जो 1 to 5 यानी कि जो पहला और दूसरा पहली और दूसरी कक्षा में इसको हिंदी और यानी कि भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, और तीसरी से 5वीं में ये पर्यावरण का बुक से इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें कुल आपको पता है कि 6 में आगे चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। ये विद्यार्थियों के समूह में ईवीएस की सभी अवधारणाओं की शिक्षा देना, ईवीएस का एक शिक्षण गणित की अवधारणाओं के साथ जोड़ देना, विज्ञान अवधारणाओं के शिक्षण भाषा पर बल देना,
विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के विषयों को पर्यावरण अध्ययन के एक विषय के रूप में पढ़ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय को पर्यावरण अध्ययन के रूप एक विषय के रूप में इसको पढ़ाना। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। आकलन का मतलब क्या होता है? कि जांच करना, पता लगाना, बच्चों के कमजोरियों का पता लगाना। तो ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत क्या नहीं है? समानता के प्रति सरोकार ये होना चाहिए। अवधारणा मानचित्र ये नहीं होता है। मान लीजिए कोई कंसेप्ट अगर बच्चा बैठा लिया अपने मन में तो वो गलत नहीं तो हो सकता है। जैसे मान लीजिए अब वो बच्चा है, अभी छोटा सा बच्चा है कि अब वो समझ गया कि पेड़ जो होता है वो सांस की लेने श्वसन की क्रिया में वो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन वो अभी नहीं समझता कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। अब वो कहेगा ही कि बच्चा जो वो भी सांस लेता है, वो भी सजीव है, वो भी सांस लेता है ना, दिन में भी वो ऑक्सीजन लेता होगा, लेकिन ये जो अवधारणा है वो तो गलत हो जाएगी आगे जाकर के। इसलिए अवधारणा मानचित्र इसका नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अवधारणा मानचित्र हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ईवीएस की किताब में करके देखे, आप देखिएगा ईवीएस की किताब में होता है, लिखा होता है करके देखें और लिखें। खंड को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को परीक्षाओं के लिए तैयार करना? बिल्कुल नहीं। उनके लेखन कला का विकास करना? ऐसे लेखन कला का विकास नहीं किया जाता है। उन्हें घर पर व्यस्त रखना? बिल्कुल नहीं। उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उनको बच्चा को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, बच्चा प्रत्यक्ष रूप से सीखे। आप बच्चा को सिखा रहे होते हैं तो पेडागोजी कहता है, एनसीएफ कहता है कि बच्चा को उसके बाहरी जीवन से जोड़ना, उसको प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना। इसको सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि प्राकृतिक आपदा प्रबंधन का चरण है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन का चरण है। अब देखिए इसमें प्राकृतिक जो आपदा आती है इसमें पहले क्या करना चाहिए हमको, इसमें क्या क्या बातें हैं? आपदाओं की भविष्यवाणी करना या पुनर्मान लगाना, ये सही बिल्कुल। आपदा आने के बाद तुरंत राहत सामग्री पहुंचाना, बिल्कुल सही बात है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। आपदाओं की रोकथाम का उपाय करना, ये भी होना चाहिए। यानी कि जब तीनों होगा तो उपयुक्त में से एक से अधिक जरूर होगा, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। स्पेशल क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों। ठीक है, तीनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ के अनुसार विद्यार्थी को जागरूक करने तथा सामाजिक प्रक्रिया को समझाने, विद्यार्थी को जागरूक करने तथा सामाजिक प्रक्रिया को समझाने के लिए एक ईवीएस के शिक्षक को कौन सा उपागम अपनाना चाहिए? आप एक ईवीएस के टीचर हैं, बच्चे में जागरूक करने, बच्चों को जागरूक करने तथा उसकी सामाजिक प्रक्रिया को समझाने के लिए इसमें से कौन सा आप उपागम अपनाएंगे? क्या अंतरराष्ट्रीय, पहले अंतरराष्ट्रीय बातें करेंगे? क्या पहले राष्ट्रीय बात करेंगे फिर अंतरराष्ट्रीय बात करेंगे? पहले घरेलू बात करेंगे फिर स्कूली बात करेंगे? फिर पहले स्कूली बात करेंगे या फिर घरेलू बात करेंगे? तो आप लोग जाइएगा सी नंबर के साथ। बिल्कुल सही है कि पहले घरेलू बात करेंगे फिर स्कूली बात करेंगे, लेकिन आप ये एक नीचे लेवल पे है ना, आप ये निचले स्तर से बताइएगा ना। लेकिन पहले राष्ट्रीय स्तर और फिर देखिए राष्ट्रीय स्तर के साथ आ जाएगा ना, राष्ट्रीय स्तर के साथ घरेलू और स्कूल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसलिए राष्ट्रीय स्तर के साथ स्कूल और घरेलू और स्कूल आ जाएगा। लेकिन इसका बी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। ठीक है ना, पहले राष्ट्रीय फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर बातचीत करेंगे हम लोग बच्चों के साथ। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण का वह अध्ययन है जो संबंधित है हमारे आस पड़ोस से जिसमें हम रहते हैं। इसके अंतर्गत मूल विषय तथा उप विषय होते हैं। निम्न में से कौन से मुख्य विषय है? आपको पता है कि 6 थीम है, यानी कि मुख्य विषय मतलब थीम, 6 थीम है। आपको पता है 6 थीम कौन कौन सा है? देखिए सबसे पहले परिवार एवं मित्र। ठीक है, परिवार एवं मित्र। उसके बाद भोजन, उसके बाद जल, उसके बाद आवास, उसके बाद यातायात, उसके बाद यातायात के बाद हम चीजें कैसे बनाते हैं? हम चीजें कैसे बनाते हैं? ठीक है, या करते हैं? हम चीजें कैसे बनाते हैं या करते हैं, ये 6 थीम है आपका।
लेकिन आपके पास 4 उपथीम भी है। ये जो परिवार एवं मित्र है इसके 4 उपथीम भी हम यहां लिख रहे हैं, इसके 4 उपथीम भी है। ये 4 उपथीम हम यहां पर लिख रहे हैं, देखिएगा। पहला है आपका, पहला संबंध, पहला क्या है आपका संबंध, ठीक है। उसके बाद है खेल, संबंध के बाद खेल, इसके बाद आपका आ जाता है जंतु यानी कि पौधे, और उसके आता है जंतु, ठीक है। ये 4 इसके उपथीम है, ठीक है, ये 4 इसके उपथीम है। ये चीज आप लोग लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो अब तुरंत एक कॉपी खोलिए और लिख लीजिए इसको। ये चीज इस तरह क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कितने थीम है? 4 थीम, ये 6 थीम है। ये 6 का 6 थीम याद रखिएगा, 4 उपथीम है, चारों उपथीम याद रखिएगा, ठीक है। हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। नहीं लिखे होंगे तो थोड़ा सा पीछे करके इसको पॉज कर लीजिएगा और फिर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो इसमें आप क्या कह रहा है कि कौन सा एक उप विषय यानी कि कौन सा मुख्य विषय है, ठीक है ना। संबंध आपको बताया, संबंध क्या बताया आपको, संबंध तो उपथीम है, पौधे भी उपथीम है, कार्य खेल भी उपथीम है। तो ये क्या हो जाएगा जल, जल इसका सही आंसर हो जाएगा, जल इसका सही आंसर हो जाएगा। जल का है एक थीम है। अब 83 नंबर क्वेश्चन है अगला कि आकलन की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त नहीं है आपसे पूछ रहा है। चर्चा करना, तो चर्चा अगर करेंगे हम तो चर्चा तो रचनात्मक मूल्यांकन के तहत आएगा, लेकिन आपसे क्या पूछा ये योगात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन कई प्रकार के होते हैं, रचनात्मक भी होता है, योगात्मक भी होता है। रचनात्मक कक्षा हम पूछते हैं पिछले से अभी आपको मूल्यांकन हम दिए, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए पढ़ाते पढ़ाते तो हो गया रचनात्मक मूल्यांकन। और जब योगात्मक मूल्यांकन होता है साल के अंत में लिया जाता है, उसको कहा था योगात्मक मूल्यांकन। जैसे बोर्ड परीक्षा 10वां का हुआ, ये कौन सा मूल्यांकन हुआ, योगात्मक मूल्यांकन होता है। तो चर्चा करना नहीं होगा। कोर कागज पेंसिल परीक्षा, ये इसका सही आंसर है, कोर कागज पेंसिल परीक्षा उपयुक्त नहीं है, ठीक है, उपयुक्त नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोर कागज पेंसिल परीक्षा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि डैश प्रकृति के प्रत्यक्ष अवलोकन और प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया में पैटर्न और प्रक्रियाओं को समझने में युवा दिमाग को शामिल करने का एक माध्यम बनाना चाहिए। अब इसमें क्या पूछ रहा आपसे कि क्या इसमें से प्रकृति के प्रत्यक्ष अवलोकन और प्रकृति सामाजिक दुनिया में पैटर्न प्रक्रिया को समझाने के लिए युवा दिमाग को शामिल किया एक माध्यम बनाना चाहिए। किस चीज को, क्या माता पिता को नहीं, साथियों को नहीं, पर्यावरण को। चूंकि आप यहां देखिए कि पर्यावरण को अगर उसको प्रत्यक्ष रूप से समझाएंगे, उस पर अवलोकन करवाएंगे तो बच्चा अच्छा समझ पाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में शामिल नहीं है। सह पाठ्यक्रम मतलब क्या, सह शैक्षिक, शैक्षिक और सह शैक्षिक। सह शैक्षिक मतलब वह पढ़ाई लिखाई के अलावा जो अन्य गतिविधियां होती है क्लास में, उसमें क्या शामिल नहीं है। भ्रमण एवं पिकनिक, आप ईवीएस पढ़ा रहे तो भ्रमण एवं पिकनिक तो होगा ही, खेल तो होगा ही, सामुदायिक सेवाएं होगी ही, लेकिन क्या नहीं होगा, एथलेटिक प्रतियोगिताएं नहीं होगी। इसका सही हो जाएगा एथलेटिक प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन कहते हैं वह प्रकरण जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है उसका प्रयोग और अभ्यास की अनुमति देता है। इसमें से कौन सा प्रकरण जो बच्चा सीखा है उस पर अभ्यास की प्रयोग और अभ्यास करने, ठीक है, प्रयोग और अभ्यास। क्या प्रश्नावली प्रकरण नहीं, ये तो अभ्यास करने का तरीका है लेकिन प्रयोग करने का तरीका नहीं है। क्या अवलोकन प्रकरण नहीं, प्रयोगिक प्रकरण नहीं। इसका सही क्या हो जाएगा, परियोजना प्रकरण। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, परियोजना प्रकरण के तहत प्रयोग भी कर लेगा बच्चा और अभ्यास भी कर लेगा। किसके तहत, परियोजना प्रकरण के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति शिक्षण अधिगम वातावरण का एक कारक नहीं है, कारक नहीं है। बच्चों द्वारा शिक्षक की सहायता से स्वयं अभ्यास करके सिखाना, कार्य पूरा करने में बच्चों द्वारा एक दूसरे की सहायता करना, बच्चों द्वारा कम गलतियां करना। देखिए कितना अच्छा आंसर है कि आपसे कहा कि शिक्षण अधिगम वातावरण का कारक नहीं है। कौन सा कारक नहीं है, तो बच्चा, आप बच्चा को सिखा रहे होते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये बच्चा कम गलती करेगा, बिल्कुल नहीं। बच्चा गलती करेगा, गलती से बच्चा सीखता है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, 88 नंबर पर। 2 ही प्रश्न और बचे, अंत तक जरूर देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्न में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होंगे? अब इसमें कौन सा आकलन ऐसा होगा जो सबसे अधिक उपयुक्त होगा? किसके लिए? विद्यालय आधारित आकलन के लिए। पेपर और पेंसिल परीक्षण ये नहीं, ये याद रखिएगा, अधिकांश भाग में ये गलती होता है। समूह कार्य बिल्कुल सही बात है। निष्पादन परीक्षा नहीं होगा, परियोजना कार्य होगा। यानी कि 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना नंबर? 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखिए 89 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एक कक्षा में एक शिक्षक अपने छात्रों को पर्यावरण सुरक्षा के ऊपर कुछ सुझाव देना चाहती है। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में सबसे बेहतर उपाय कौन सा है? बार बार यात्रा करने से बचें, कारों में शीशा रहित पेट्रोल का प्रयोग करें। तो ये सब तो और बढ़ावा दे रहा है इसको, यानी कि उपाय पूछ रहा है, लेकिन ये सब तो उल्टा जवाब दे रहा है। स्कूटरों और कारों की अपेक्षा साइकिल रखना ये थोड़ा बहुत सही है, लेकिन यात्रा करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करना ये सबसे सटीक है ना। ये यात्रा करने के सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करेंगे कि एक बस में 50 लोग जाते हैं तो उसका प्रयोग करेंगे तो प्रदूषण तो उतना ही होगा। हम जितना फिर से बाइक लेकर के जा रहे हैं, 50 लोग बाइक लेकर के जाएंगे और 1 लोग सब आदमी बस में जाएंगे, तो प्रदूषण किसमें कम होगा? बस में कम होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य है? बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। अलग अलग पृष्ठभूमियों में आए बच्चे समान संदर्भित अनुभव करते हैं। विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है। विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण संसाधन है। आप देखिए, बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय आप भी अपने आसपास की वस्तुओं को देख करके आप जुड़े रहते हैं उससे, तो ये तो सही है। अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होता है। नहीं मेरे भाई, ये नहीं, मेरे दोस्त, ये नहीं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा तमिलनाडु से है, हम बिहार से हैं, अगर बिहार से हम तमिलनाडु जाए तो क्या हमारा जो अनुभव होगा वो तमिलनाडु जैसा होगा? बिल्कुल नहीं। या तमिलनाडु वाले जो यहाँ आएंगे उनका अनुभव बिहार जैसा होगा? बिल्कुल नहीं। तो इनके जो अनुभव होते हैं समान नहीं, अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका 30 प्रश्न। 30 प्रश्न में आपने कितना सही किया जरूर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 30 नंबर में आपका कितना सही हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन जरूर करें। ठीक है, इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।